जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। जय हिंद। पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रेलवे जो एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, इस समय कौन कौन से या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक न समवृत्त शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये है शंकु से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस प्रकार करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, इसमें ना अगर फार्मूले याद है तो आप बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, ये समवृत्त शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु ऐसे बना लीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, एक समवृत्त शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर। देखो, ये व्यास है, ये पूरा व्यास होता है, तो यह 60 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है, 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इतना जान गए, ये शंकु है। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब शंकु से संबंधित हमको सारे सूत्र याद होने चाहिए। देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं। जैसे देखिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये आयतन है ना, तो ये घन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर का क्यूब। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र याद है पाई आर एल। अब ये होगा, घन है तो ये स्क्वायर में होता है, ये वर्ग इकाई में, ये घन इकाई में होगा और ये वर्ग इकाई में, अर्थात नहीं, हाँ, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, अगर आयतन है तो घन इकाई में होता है। इस बात को याद रखिएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होगा कि ये तो हो ही करेगा बाबू वक्र पृष्ठ, प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर जुट जाता है वो वृत्त, तो ये निकल कर आएगा पाई आर, कामा ले लेंगे तो एल प्लस आर बन जाता है। ये भी वर्ग इकाई में होगा। तो ये बात याद रखिएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है, ठीक ना, इन सारे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये याद है तो देखिए हम बता रहे हैं, नहीं याद है तो आप कहीं लिख लीजिए। चलिए, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका मान पूछा, हमें इन लोगों से मतलब नहीं है। चलिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, हमें इसको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर एल वर्ग इकाई। अब एल तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये ऊंचाई है, ये क्या है, त्रिज्या है। देखिए 90, ये ना समकोण त्रिभुज बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो देखिए, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कोण बराबर हो जाएगा बाबू, ये अंडर रूट में लंब क्या है आपका 16 का स्क्वायर 256, प्लस आधार 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 9, 2, 11, 1156, 1156 आ गया। अब देखिएगा, यह 1156 किसका वर्गमूल है। अब तो वर्गमूल तो अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब तो निकालना पड़ता है। जैसे देखिए 1156 नहीं याद है तो हम निकाल लें,
देखिए 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 8 16 और 2 9 18। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 का स्क्वायर है, ये 17 कम में 17, तो यह क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुणे जोड़ा बन जाएगा, एक इसमें से निकलेगा एक इसमें के, तो 17 दूनी के कितना हो जाएगा 34। अब देखिएगा इस ये तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 34, तिर्यक ऊंचाई यानी ये कोण हो जाएगा, कोण बराबर यानी कोण क्या है एल है, ये कोण को क्या कहेंगे यही ना कोण है, तो एल का मान है, अर्थात कोण आपका हो जाएगा कितना 34, अर्थात एल बराबर 34 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। अब चलिए अब रख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तब पाई को रहने दीजिए, पाई का मान अगर पाई के रूप में है तो रहने देंगे, पाई का मान रखा होगा तो 22/7 रख दीजिए, आर का मान कितना है 30 और गुणे एल का मान निकाल लिए कितना 34, अब गुणा कर देंगे कितना होगा 4 3 12 के 2, 1 बचा, तितली के 9 1 10, देखिए फिर 4 3 12 के 2, 1 बचा, तितली के 9 1 10, एगो ये 0 पाई का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर होगा, जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में एक नाव की गति क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है। पहले एक चीज देखिएगा, पहले देखो ये मान लीजिए कि ये धारा इस प्रकार चल रही है, इसकी दिशा ऐसे है, और मान लीजिए ये नाव, अगर यह नाव धारा की दिशा में गति करती है तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, अर्थात इसमें वृद्धि होगी, अर्थात धारा की चाल प्लस नाव की चाल जुट जाता है। जब धारा इस प्रकार गति करेगी तो नाव अगर धारा के विपरीत दिशा में गति करती है तो उस समय इस नाव की चाल घट जाती है और इसमें क्या होगा जुट जाता है, इस बात को याद रखिए। अब चलिए यहाँ देखते हैं तरह की धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में एक नाव की गति क्रमशः, तो मान लीजिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो अब क्या होगा इसमें जुटेगा, अर्थात लिखेंगे B प्लस W बराबर क्रमशः, मतलब अनुकूल मतलब ना उसके दिशा में, यानी धारा जिस दिशा में चल रही है नाव उसी दिशा में चल रही है, अनुकूल का अर्थ ये होगा, तो उस समय चाल जुटेगी, तो B प्लस W मान लिए हम कि नाव की चाल B है यानी बोट की चाल, और W मतलब पानी अर्थात पानी की चाल, इस समय जुटेगा, जुड़ने के बाद इसका दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देंगे। वैसे ही लिखेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, लिख दे रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल उस समय क्या होगा घट जाता है, इसका मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके B यानी नाव की चाल और धारा की चाल क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल होगा, यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा 2B, B याद रखिएगा, B को हम माने हैं नाव की चाल, इसे याद रखिए, B मतलब बोट और W मतलब वाटर मतलब पानी, तो 14 8 कितना हो जाएगा 22, तो B का मान यहाँ से निकालेंगे तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 में या 2 में B का मान रख दीजिए तो W का मान निकल कर आएगा, और W मतलब कि वही धारा की चाल पूछा है, तो रख देते हैं समीकरण 1 में, तो रखिए 11 प्लस W बराबर 14, तो W का मान रखेंगे तो 14 माइनस 11, तो W बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। अब देखिए हम इस प्रकार इसको कीजिए डायरेक्ट, बस जानते हैं कि जब नाव की चाल जब ना धारा की दिशा में चलेगा तो उस समय उसकी चाल जुटती है, तो जोड़ देंगे B प्लस W का मान कितना है दे दिया 14 और B माइनस W का मान दे दिया 8। अब डायरेक्ट कीजिएगा इसमें, अगर धारा की चाल पूछता तो उसमें धारा की ही चाल पूछा है, तो धारा की चाल अगर पूछता है तो क्या काम करेंगे कि इसको घटाएंगे और घटा करके आधा कर देते हैं, यानी 14 में से 8 गया
कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, जो 8 6 14 तो 6 हो जाएगा, और 6/2, तो इसको कटा देंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब नाव की, कभी कभी नाव की भी चाल पूछता है, तो नाव की चाल अगर पूछता तो जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी 14 8 22 और 22 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर नाव की चाल और धारा की चाल दोनों अगर दे देगा, और इसका मान देखिए जब क्या होगा कि जब नाव की चाल धारा की दिशा में चलेगा तो जोड़ेंगे, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और एक एक का मान निकालना होगा, अगर धारा का मान पूछता तो घटा करके आधा करेंगे, अगर नाव की चाल पूछता तो जोड़ करके आधा करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x संबंध y बराबर 3 संबंध 5 है, तो 10x + 3y संबंध 5x + 2y का अनुपात ज्ञात कितना होगा। जिनका आगे एनटीपीसी का परीक्षा होने वाला है वो इस वीडियो को देख कर जाइए, ठीक ना, आपको बहुत फायदा हुआ। ऐसा ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान। देखिए अब भाई x संबंध y है, इसका दे दिया 3 संबंध 5 और इसका मान ज्ञात करना है। कुछ मत कीजिए, ये वाला x का मान है और ये वाला y का मान है, और इसी में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। x का मान 3 है तो रख देंगे 10 × 3 ऐसे, प्लस 3, और y का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ से 5 है तो 5 रख देंगे, संबंध 5 रहने दीजिए। x का मान कितना है, 3 है तो होंगे 3, प्लस 2 है, और y का मान कितना है, 5 है तो 5 रख देंगे। अब बस इसी को हल कर दिए, 10 × 3 = 30 और प्लस कितना हो जाएगा 15, और इसको कर देंगे 5 × 3 = 15 और प्लस 5 दूनी के 10, जोड़ दीजिए तो 30 से 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35 नहीं 25 हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 5 दूनी के 10 तो 25 हो जाएगा। और इसी को कटने वाला योग है तो काटा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कटा देते हैं। 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25, तो 9 संबंध 5 जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करें kx x - 2 + 6 = 0, इस द्विघात समीकरण के लिए समान मूल होने पर k का मान क्या होगा। अब देखिए ये सवाल, ये द्विघात समीकरण का पूछा है, इसमें 3 कंडीशन होती है, इसको याद रखेंगे तभी ये सवाल होगा। जैसे कह रहा है कि समान मूल, अर्थात देखिए विविक्तर b² - 4ac बराबर अगर 0 आ जाए, इसको ना एक शब्द में d कहते हैं। अर्थात देखिए d बराबर 0 अगर आ जाए तो उस समय क्या होगा कि दो समान मूल होंगे, 2 समान मूल प्राप्त होंगे, और 2 समान मूल और वास्तविक होगा, यानी वास्तविक और 2 मूल का होगा समान होगा। इसको याद रखेंगे। देखिए b² - 4ac बराबर इसका मान 0 आ जाए, इसी को ना हम विविक्तर कहते हैं। कभी कभी तो विविक्तर डायरेक्ट दे देता है निकालने के लिए, तो याद रखेंगे b² - 4ac ये d बराबर होता है, तो इसको हम d लिख देंगे पूरे को, तो d बराबर 0। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो उस समय 2 समान मूल होगा और वास्तविक होगा। देखिए हम एक बार और ऐसे कर दे रहे हैं, d का मान अगर न 0 से बड़ा आ जाए तो उस समय क्या होगा कि वास्तविक तो मूल होगा, वास्तविक मूल और 2 अलग अलग यानी भिन्न ऐसे लिख देंगे, भिन्न मूल होंगे, अर्थात अलग अलग मूल होगा और वास्तविक मूल होगा। तीसरा, अगर d का मान 0 से क्या हो जाए छोटा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो 2 देखिएगा d बराबर 0 तो वास्तविक और 2 समान मूल प्राप्त होगा, यानी एक ही जैसे। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग मान होगा, और d का मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ये तीनों चीज याद रखेंगे। अब जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है ना कि के समीकरण के लिए समान मूल होने पर, तो समान मूल कब होगा, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तभी होगा।
अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। तो के एक्स का स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब चलिए यहाँ से निकाल लेंगे कौन ए का मान है, कौन बी का मान है, कौन सी का मान है। तो देखिएगा इसका गुणांक जो होगा वो b का मान होता है, तो b का मान हो जाएगा 2 के चिन्ह सहित रखेंगे। देखिए ये b का मान होता है और ये a का मान कितना हो जाएगा तो k हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए इधर x का जो गुणांक होता है वो b का मान, x स्क्वायर का गुणांक a का गुणांक, हाई जो अचर पद है उसी का 6 हो जाएगा। तो अब इसमें रख देंगे b स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब k इंटू सी मतलब 6 बराबर 0। अब देखिए इसका करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0 हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर बराबर इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 24k। देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे, ये माइनस है तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एगो k से क्या हुआ कैंसिल। तो अब देखिए इधर कर देते हैं तो 4k बराबर कितना हो जाएगा 24। तो k का मान कितना हो जाएगा, कटा दीजिए 4 छक्के 24, यानी k का मान कितना होगा 6 होगा। इस सवाल को हल करने से पहले वो 3 चीज़ों को याद रखिएगा जो बताया है। d बराबर 0 होगा तो 2 वास्तविक और समान मूल प्राप्त होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक मूल होगा, 2 भिन्न भिन्न मूल होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ये तीनों याद रहेगा तो आप कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला ये देखिए सवाल, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का मिश्रित इसमें पूछ दिया। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछा भी गया है। कह रहा है कि 11,000 रुपये की राशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर विस्तार से आप करेंगे तो बहुत लेट होगा, हमको कम समय में करना है क्योंकि परीक्षाओं में बैठना है, तो आप कम समय में हल कर पाएंगे तभी पास होंगे। अगर ज़्यादा टाइम अगर लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो टाइम के बिना वो आप बना नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो कम समय में सवालों को हल करना सीखिए। अब देखिए 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो हम बताए भी थे, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो बताए थे 2 वर्षों के लिए अगर हमें याद करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र हो जाता है, इधर लिख दे रहे हैं CI माइनस SI। इसका सूत्र होता है P गुणे R स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। ये याद करिए, देखिए कितना तेज होगा। अब कर इसी का अंतर पूछ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्वेश्चन में पूछा है। P का मान दे दिया है 11,000 लिख लेंगे और R का मान देखिए 2 बार लिख देंगे 11 बटा में 100, इसको भी 2 बार का कर देंगे लिख देंगे 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब चलिए देखिए 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 और 11 का देखिए एक चीज़ और है कि आपको घन और वर्ग ये तो याद ही होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत तेज करेंगे। जैसे देखिए 11 का क्यू है ना 1 2 3, 11 का क्यू होता है 13 31 बटा में बाबू 10 नीचे बचा है तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी यानी 133.1। यही का होगा आंसर। देखिए अगर वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे बच्चों से आप पीछे चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, चलिए ये सवाल देखते हैं अगला। अगर जिनका परीक्षा आने वाला है ये क्वेश्चन करके जाइए, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में अंकित की जा सकने वाली अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आयत बना लीजिए इस प्रकार, ये बन गया आयत। आयत में आप जानते ही हैं कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, और वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन इसमें क्या है, आयत है। तो देखिए इसका लंबाई दे दिया 18 सेंटीमीटर बना लेंगे
और इसकी चौड़ाई कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। ये अब कह रहा है कि मैं अंकित माने इसके अंदर इस प्रकार एक वृत्त का रचना करना। देखिए सबसे अधिकतम इस प्रकार एक वृत्त बनाना है जो सबसे अधिकतम क्या हो त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए जब ये 12 है तो हाइयो 12 हो जाएगा, क्योंकि आयत है तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। ये 18 है तो ये क्या हो जाएगा 18। तो ये बताइए यह वृत्त का क्या है केंद्र है। जब यह वृत्त का केंद्र है तब ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। अरे ये वृत्त का केंद्र है तो हाई पूरा वृत्त की व्यास हो जाएगा। और जब पूरा वृत्त का व्यास है तो ये जब 12 है तो हाइयो तो लंबाई 12 ही होगा। और जब यह पूरा 12 है तो ये जब वृत्त का व्यास 12 है तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 6 ना होगा, इसका आधा। ये पूरा 12 है तो इसका आधा क्या होगा ये त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये तो याद ही रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई रहने दीजिए, आर मतलब 6 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कितना आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि यदि P 7 13 संख्या 11 से विभाज्य है तो P का सबसे छोटा प्राकृतिक मान क्या होगा। 11 से विभाज्यता का रूल ये है कि देखिएगा 20, जैसे मान लीजिए कि 5 8 7 3 है तो विभाज्यता का ये रूल है कि एक एक छोड़ करके जोड़िए। जैसे 7 5 12, 8 में से अब इसको जोड़िए, 8 5 13, 8 8 3 11। अब इसको घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 से क्या हो जाए कट जाए। यही 11 का क्या है विभाज्यता का नियम है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो P 7 13 अब कह रहा है कि इसको 11 से विभाज्य, कह रहा है कि वह कौन सा छोटा सा प्राकृतिक मान है जो P के स्थान पे रख दिया जाए तो यह संख्या 11 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो चलिए हम रख देखिए P, इसको छोड़ देंगे, एगो छोड़ करके इसको जोड़िए तो P + 1। अब इसको घटाएंगे अगला में से, ये अब इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, एक एक छोड़ के तो 7 3 10। अब यह घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 से क्या हो जाए कट जाए। अब P के जगह पर कौन से ऐसे मान रख देंगे कि या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे आसान यही होगा कि यहाँ पे 9 रख देंगे। तो जब P का मान जब 9 रखेंगे तो 9 एक 10 हो जाएगा और -10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0 आ गया। 0 आप ला सकते हैं या तो 11 ला सकते हैं, अब जो आसान हो। हमें 0 लाना आसान है 9 रखने पर, तो 9 रख देंगे, अर्थात कहेंगे कि P का सबसे छोटा प्राकृतिक मान का हो जाएगा 9। अगर यहाँ 9 रख देंगे ना तो देखिए अगर कटाना चाहते हैं तो 11 से कट जाएगा। देखिए इसे भाग दे करके 11 8 88 और 17 में से 8 गए तो 2 7 2 9 और ये कैंसिल हुआ, एक उतार देंगे तो 11 8 88 फिर हो जाएगा और कितना बचेगा 3 बच जाएगा और 3 वाला उतर जाएगा। देखिए 11 3 33 ये क्या हो कट जाएगा। लेकिन ऐसे अगर रख कर करेंगे, हम तो चेक करने के लिए ऐसे कर दिए। अगर विभाज्यता का रूल आपको नहीं पता है तो आप एक बार पढ़िए, हम बता भी दिए हैं। देखिए या तो 0 है या तो 11, जो आपके लिए आसान हो। अगर 0 आसान है तो 0 को बना लीजिए, 11 से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वैसे कर लीजिए। यहाँ 0 आसान है इसलिए हम क्या किए 9 रख दीजिए। 9 रखें तो क्या हो जाएगा 0 आ गया, इसका मतलब यह 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए आसान है। अगला सवाल